अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात कर रहे हैं जी केमिस्ट्री के बारे में, जो कि क्लास 9 के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनका इंतखाब किया गया है। ये 8 क्वेश्चन हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ी हुई होंगे और इनके आंसर भी आपने लिखे हुए होंगे। तो चूंकि ये रिवीजन हो रही है तो रिवीजन के अंदर हम सबसे पहले इनको समझेंगे और समझना ज़रूरी है। आंसर आपने अपनी बुक से भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी हेल्पिंग बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन असल ज़रूरत क्या है कि इन टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से समझना है। अजीज तलबा, ये आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, और एक क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, और फिर जो है वो व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती क्यों है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका इंतखाब किया गया है। देखिए आंसर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आंसर आप नोटबुक से भी नोटबुक पे आपने लिखी भी हुई होंगी, अगर नहीं लिखे तो बुक से देख के आप लोग लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनके आंसर आप नोटबुक से भी आप देख के लिख सकते हैं, हेल्पिंग बुक से भी आप हासिल कर सकते हैं इनके आंसर्स, तो वो नोट कर सकते हैं और आपने करने भी हैं। लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, हमें ये इनके बारे में पता हो, समझ हो इनके बारे में, और इनको समझ के जब आप लिखेंगे तो फिर यकीनन आपको ये फ़ायदा देंगे। हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरफ जो है वो इनको आपको ज़रा आसान अल्फाज के अंदर इनका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करने लगा हूँ, तो थोड़ा सा तवज्जो के साथ ये वीडियो आपने देखनी है और फिर इसको अच्छी तरीके से दिलचस्पी के साथ सुनना भी है। अजीज तलबा, पहला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बना रहा हूँ, ये आपने जरा शेप को देखना है। ये मैंने आपके सामने कुछ पार्टिकल्स बनाए हैं। देखिए ये एक कोई चीज भी हो सकती है, तो इसके अंदर ये मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। आपको ये डायग्राम देख के ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये दरअसल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये गैसेज हो जाएंगी। और ये मॉलिक्यूल्स हैं, एक चीज ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके दरमियान में गैप चूंकि बहुत कम है ए के मुकाबले में, तो इसका तल्लक आपका यकीनन आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्टली लिक्विड हो सकते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत क्लोजली आपस में अटैच हैं, तो ये यकीनन अगर इन तीनों का शुमार किया जाए तो इनका तल्लक मादे की तीसरी स्टेट से हो सकता है, जो कि सॉलिड है। अब बात करने लगे हम केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये याद रखिएगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे पास, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई फोर्स है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। ऐसी फोर्स है दरअसल। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, चाहे वो मॉलिक्यूल गैस के हों, चाहे वो मॉलिक्यूल सॉलिड के हों, लिक्विड के हों, तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई ऐसी फोर्स यकीनन होती है जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। गैस को गैसियस स्टेट में मेंटेन रखती है, लिक्विड को लिक्विड की हालत में रखती है, और सॉलिड को सॉलिड की फॉर्म में जो है वो रखती है। तो वो ऐसी कोई फोर्स होती है, याद रखें, उस फोर्स का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये यहां तक उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टेट्स व्हिच मेंटेन देम इन देयर पर्टिकुलर स्टेट, जो इनको मेंटेन करके रखती है, इनको कंबाइन करके रखती है, इनको जोड़े रखती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या जी, केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कोई फोर्स है, और कौन सी फोर्स है, कीमियाई फोर्स है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो है जी आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पे जरा स्क्रीन के ऊपर आपने जरा गौर से ये बात समझनी है। देखिए मेरे पास सबसे पहली बात जो आयोनिक है इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि ये फॉर्म बनती है किस वजह से, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। जब किसी भी दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को के एटम्स को आप कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, दो एलिमेंट्स के कोई इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे को मिल जाता है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये जो इस दौरान एक इनके दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाता है, एक रिलेशन कायम हो जाता है इस गिव एंड टेक की वजह से, और इसको आप बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है और ये समझ लीजिए कि ये क्लोरीन का एलिमेंट है, और ये मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है सोडियम का। अब आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अब आपने ये बात समझ लेनी है कि जो वैलेंस शेल होता है ना सोडियम का, क्योंकि इसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके वैलेंस शेल के अंदर, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अजीज तलबा, जो सोडियम है इसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब दूसरी तरफ आप देखें क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 7वें ग्रुप से है। अगर चूंकि ग्रुप टोटल अगर ए और बी दोनों को कंबाइन करेंगे तो 18 बनेंगे। सिर्फ ए ग्रुप की बात करेंगे तो वो ए ग्रुप में 8 एलिमेंट जो है वो ग्रुप बनते हैं, वो सारे कॉलम बनते हैं। तो इसका ताल्लुक चूंकि 7वें ग्रुप से है, तो याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्लोरीन के कितने ग्रुप बन जाएंगे जी? टोटल ये बन जाएंगे 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर। सोडियम इसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से है, तो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब होता क्या है कि देखिए इनके दरमियान एक रिलेशन बनाने लगे हैं। कैसे बनेगा? अब इसके पास 7 है, इसके पास 1 है। 7 वाला 1 आसानी से ले सकता है, या 1 वाला उधर से 7 वालों से कोई इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पास 1 है, इसकी ताकत ही कम है। 7 एक तरफ है और 1 एक तरफ है। 1 7 से कुछ नहीं ले सकता, 7 वाला 1 से यकीनन ले सकता है। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर कर देगा। जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हवाले कर देगा। तो इसके दरमियान एक रिलेशन बन जाएगा जिसको आप बोलते हैं NaCl। तो इसके पास 8 हो जाएंगे। इसका डुप्लेट रूल फॉलो करेगा ये, और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके देने की वजह से क्या हुआ? एक बॉन्डिंग, यानी कि हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बन गया, और इसको आपने क्या नाम दिया? NaCl। ये हमारे पास है आयोनिक बॉन्डिंग, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही होगी। बहरहाल ये हमारे पास था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिनेरियो द बॉन्डिंग फॉर्म दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। इसको आप नाम देंगे आयोनिक बॉन्डिंग के हवाले से। अच्छा, उसके मुकाबले में जो नेक्स्ट आपके पास है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? अब याद रखिएगा, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बड़े आसान लफ्जों के अंदर कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज क्लियर हो। अब आपके पास चूंकि है ना कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए ये आयोनिक है, डिफरेंट फैमिलीज के अंदर बॉन्डिंग परफॉर्म हो रही है। ये फैमिली है क्लोरीन की, ये फैमिली है सोडियम की। तो डिफरेंट फैमिलीज के अंदर जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोवैलेंट डिफरेंट फैमिलीज के दरमियान नहीं होता, ये याद रखिएगा। डिफरेंट, ये सेम फैमिलीज के दरमियान ये पॉसिबिलिटीज भी बनती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है जी कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, मैं मुकम्मल आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहा, ना लिखवा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस पॉइंट को समझना है आपने। आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। कोवैलेंट के अंदर है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की है मुंतकिली। जब इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ तो वो आयोनिक बॉन्डिंग बनती है। जब एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, इश्तराक पैदा हो जाए, तो उसको आप नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। मसलन मेरे पास देखें कि ये H है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास N है। H हाइड्रोजन है और ये भी आपके पास H है और ये मैंने एक इनका सेम फैमिलीज है, जो भी बात हुई है थोड़ी देर पहले, सेम फैमिलीज के दरमियान इलेक्ट्रॉन का इश्तराक पैदा हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है सेम फैमिलीज के अंदर। तो यहाँ पे देखें इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इसका तल्लक चूंकि पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक ही होगा। इसका ऑक्सीजन का तल्लक पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से है तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसका तल्लक पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से है नाइट्रोजन का, और आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए डुप्लेट रूल फॉलो करना पड़ता है। या कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा, या कम से कम उनके, बल्कि कम से कम नहीं मैक्सिमम कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा, इसके पास चूंकि एक होता है ना तो एक और चाहिए, तो डुप्लेट रूल के जरिए हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन चूंकि इसका तल्लक पीरियोडिक टेबल के छठे ग्रुप से है तो इसको कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो 6 और 2 फिर कितने हो जाएंगे, 8 से ऑक्टेट रूल से मुकम्मल होगा। नाइट्रोजन का तल्लक पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से है। 5वें ग्रुप में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को चाहिए, 3 और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको और रिक्वायर्ड हैं। तो अब इसी तरफ भी क्या होगा, ये भी चूंकि नाइट्रोजन है तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, एक उधर से एक इधर से, वो दोनों का मिला के H2 या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो डुप्लेट रूल से वो क्या होगा, वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन चूंकि वो 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो अपना वैलेंस शेल इनका 8 से मुकम्मल हो जाएगा। नाइट्रोजन चूंकि इसका तल्लक 5वें से है तो 5 और 3 8 होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा नाइट्रोजन। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग पाई जाएगी या जो बनेगी उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप देंगे जी कोवैलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इसको आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके दरमियान में चूंकि 2 शेयर हुई हैं तो ये बेसिकली ये क्या होगा जी, डबल हो जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। इनके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाई जाएगी। सेम फैमिलीज के अंदर, आयोनिक का क्या है, डिफरेंट फैमिलीज के अंदर, आपने वो उसकी एग्जांपल पढ़ी थी। ये 3 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन आपके पास है एटॉमिक मैस क्या होती है। देखिए एटॉमिक मैस, अगर ये एक एटम की शेप हो और ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके गिर्द शेल्स है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखें एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं ना, एटॉमिक नंबर, पहले नंबर को देख ले फिर मैस की बात कर लेते हैं। नंबर में है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन। डेफिनेशन बोल रहा हूं, जरा नोट कर लेना है। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मैस की बात करें, मैस में आ जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मैस डेफिनेशन बोल रहा हूं, नोट कर लेना है आपने। किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की जो तादाद होती है, मीन की जो न्यूक्लियस के अंदर चीज एग्जिस्ट करती है, सेंटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसका तल्लक मैस से बनता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in any atom is known as atomic mass।
और मैस का मैं उर्दू में रिपीट करने लगा हूँ, किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो एटॉमिक मैस कहलाती है। जबकि सिर्फ अगर एटॉमिक नंबर का जिक्र किया जाए तो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद जो है ये क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपके पास चूंकि बॉन्डिंग का सिलसिला था, आपने आयोनिक पढ़ा, कोवैलेंट पढ़ा, कोवैलेंट की टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट आपके पास है मेटालिक। मेटल्स याद रखिए, जितनी भी मेटल्स हैं, ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये कॉपर, ये एल्यूमिनियम, सिल्वर, जितनी भी मेटल्स हैं, तमाम मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है उस बॉन्डिंग का नाम है मेटालिक बॉन्डिंग। और ये क्यों पाई जाती है? ये एग्जिस्ट जस्ट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तमाम मेटल्स के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन आज़ाद इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सक्यूज मी, जो बॉन्डिंग पाई जाएगी उसको आप क्या नाम देंगे? मेटालिक बॉन्डिंग के। अजीज तलबा, ये जो मेटालिक बॉन्डिंग की बात आपने की है और आपने सुनी है, किसी भी मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जाएगी जस्ट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्डिंग इज नोन एज मेटालिक बॉन्डिंग। आखिरी क्वेश्चन दोनों बड़े हैं। मैं व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए, पानी 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में है, गैस में है और सॉलिड में। लिक्विड पानी, आम पानी जो है माया हालत में, बुखरात की शक्ल में जो पानी पाया जाता है वो गैसियस स्टेट है। जो आइस की शक्ल में, बर्फ की सूरत में जो पानी पाया जाता है वो सॉलिड स्टेट में। पानी की एक इनॉर्मस एक्सपेंशन होती है, एक गैर मामूली फैलाव। जितने मोस्टली मायात हैं उनको अगर आप हीट देंगे ना, उनको अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेंड करते हैं। पानी की इनॉर्मस एक्सपेंशन ऐसी है कि पानी को जब आप हीट करते हैं तो पानी फैलने के सिकुड़ता है, और पानी को जब ठंडक पहुंचाई जाती है, पानी का टेम्परेचर जब कम किया जाता है तो ये पानी फैलता है। ये पानी का एक जो बिहेवियर है ये आम मायात की निस्बत जो है वो डिफरेंट है। अब पानी चूंकि लिक्विड स्टेट में है और बर्फ जो है वो सॉलिड स्टेट में है, और बर्फ टेम्परेचर कम होने की वजह से बनी है और पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी कह सकते हैं। तो पानी की जो डेंसिटी है ये ज़्यादा है, और बर्फ चूंकि फैली हुई होती है उसकी डेंसिटी कम है। तो पानी के अंदर बर्फ इसलिए तैरती है कि बर्फ की डेंसिटी कम होती है बनिस्बत पानी की डेंसिटी के। तो ज्यादा डेंसिटी के अंदर कम डेंसिटी वाली चीज जो है वो फ्लोट कर सकती है। तो ये इसका आंसर होगा आपका एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंसी नुक्ते नजर से। तो दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो किसी भी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन की अपनी बॉन्डिंग है, और वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की वजह से जो है वो वजूद में आती है। तो जिस तरीके से ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, तो इसी तरीके से ये फिर जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन की डेफिनेशन के अंदर ये हम कह सकते हैं, इसको इस अंदाज से भी हम पढ़ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल के, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम, किसी दूसरे मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम्स के दरमियान वो पाया जाता है। जिस तरीके से आप देखते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये पॉजिटिव एलिमेंट्स है। अब हाइड्रोजन की का रिलेशन किस वजह से बना? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की वजह से बना। तो इनके दरमियान ये जो रिलेशन बनता है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और फिर उसके दरमियान ये है कि ये खास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो मुस्तकिल किन के दरमियान में पाई जाती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अजीज तलबा, ये आज का लेसन था हमारा।
इसके अंदर कोशिश की गई है कि आपको इन टॉपिक्स को, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, और उम्मीद है कि आपने दिलचस्पी के साथ इस वीडियो को सुना होगा और इन टॉपिक में आपने अपनी दिलचस्पी जो है वो आपने शो भी करेंगे, और इसको नोट करने के बाद इसको याद करने के साथ साथ आप इनको हमें फीडबैक भी देंगे। इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।